वेलकम एवरीवन, वेलकम टू टर्मिनेट क्लासेस। आई होप आपने हाफ यूनिट देख ली होगी। हम सेकंड यूनिट को हाफ कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम फोर्थ चैप्टर पर आ रहे हैं, जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये अगर आप कर लेंगे तो आपकी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। हर ओडी में जितने भी चैप्टर है उनका जो भी आपको समझना है उनके नाम पे डिपेंड करता है पूरा चैप्टर में। अगर आप उस नाम से, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखते ही पता लग गया कि कौन सी है वो, उसके जैसे आप फर्स्ट चैप्टर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देख लिया कि एग्जैक्ट है तो आप उसको इजीली सोल्व कर लोगे। आपने फोर्थ चैप्टर में देख लिया कि नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यहाँ पे है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, अगर आपने देख लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, और उसमें क्या है कोफिशिएंट कांस्टेंट है और इक्वेशन क्या है लीनियर, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसको कैसे सोल्व करना है। और इजी, बहुत इजी है ये, कोई कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। मान लीजिए आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है, अगर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या होती है वैसे। कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और ना तो वो मल्टीप्लाई, मतलब एक साथ मल्टीप्लाई में नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये कैसे, अब आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं हिंट दे देता हूँ कि क्या होता है। देखिए, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सिंपल वेरिएबल होता है चेंजिंग एंटिटी। ठीक है, जो चेंज होती रहे। ठीक है, एग्जांपल समझा देता हूँ कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कोई भी ले लीजिए, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया, सर्कल, कुछ भी ले लीजिए, रेक्टेंगल, सर्कल ले लीजिए, जो भी। जैसे मैंने ले लिया कि आपने पैरामीटर ऑफ सर्कल भी पढ़ा, एरिया ऑफ सर्कल भी पढ़ा है, आपने ले लिया a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, आप अब देखोगे कि जैसे जैसे मैं रेडियस चेंज करूंगा वैसे वैसे क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल चेंज होता रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एरिया जो है वो मेरा डिपेंड कर रहा है किस पे, आर पे। जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे एरिया चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आर क्या हो गया मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ए क्या हो गया मेरे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसी ऐसी वेरिएबल जो कि खुद इंडिपेंडेंट हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, और जो डिपेंड नहीं करते, जो डिपेंड करते हैं किसी पे, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो डिपेंड कर रहा है वो क्या होंगे, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं वहां पे जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, ठीक है, वो किस तरह की होती है, डी वाई बाई डी एक्स समथिंग। ठीक है, तो वहां पे द डेरिवेटिव जो ये y क्या होगा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x क्या होगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन की आपने डेफिनेशन देखी हो शुरू में ही थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि x y और dy बाई डी एक्स, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वो यही कहता है कि आपके जो y की पावर डिपेंडेंट वेरिएबल की, dy बाई डी एक्स की, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। डिग्री मतलब पावर इसकी 1 होनी चाहिए। ठीक है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, मतलब y dy बाई डी एक्स टाइप नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे इसका कोई पावर होनी चाहिए ना, ये इसकी पावर होनी चाहिए ना मल्टीप्लाई में, मतलब कि सिंपल होना चाहिए कि जैसे आपका ऐसे होना चाहिए कि डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ y लगा दूं, यहाँ भी कुछ y, यहाँ वाई स्क्वायर लगा दूं, यहाँ y लगा दूं, ऐसे छोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगी मेरी, अब लीनियर नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया आपस में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना आना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है या नहीं। अब बात आती है कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, मान लो मैंने आपको ये दे दी, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपने देख लिया कि इसकी क्या है, ये ऑर्डर 2, डिग्री तो 1 ही है, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर कोएफिशिएंट की जो पावर होती है वो डिग्री, इसकी जो डिग्री है भी 1, इसकी 1, इसकी 1, तो लीनियर तो है, ये लीनियर हो गई। अब आपने देखना है कांस्टेंट कोएफिशिएंट है या नहीं। मैंने इसके साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन और लिख ली, डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लगा दिया इसमें एक्स, यहाँ मैंने लगा दिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने ये लगा दिया यहाँ पे। अब आप देख लो कि ये इसमें जो कोफिशिएंट है
कोफिशिएंट मतलब इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे, मतलब ये ए नोट यहाँ पे A1 और यहाँ पे A2, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे 1। अब आप देखो मैंने बोला कि कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये तो हो गए कांस्टेंट। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल और यहाँ पे जो मर्जी हो, एक में वेरिएबल आ गया तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट बन जाती है जब यहाँ पे वेरिएबल आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट होना चाहिए, यहाँ पे की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। 1 2 3 4 A B C D कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए और कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, इसके कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि आपको अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ दी गई है तो आप उसको सोल्व कैसे करोगे, ठीक है। एक बात और आती है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी जाएगी, ठीक है, मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन यही थी dx² प्लस dy/dx, ठीक है। यहाँ मैंने 4 लिख दिया, यहाँ भी 4y = 0 समथिंग, मैंने डिफरेंशियल कोई भी लिख ली, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लो कोई आपका x है, ये कुछ भी हो सकता है, e⁻x sin x cos x ex sin x x² x, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, फंक्शन होगा x का, ठीक है। अगर ये x = 0 हुआ और ये x ≠ 0 हुआ, ठीक है, तो हम इसका जो सोल्यूशन होगा हम वो बात करते हैं जब ऐसे दिया हो। अगर ये 0 होगा तो इक्वेशन होगी आपकी होमोजीनियस, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो कंप्लीट सोल्यूशन को आप लिखोगे CF + PI, हम ऐसे करके फाइंड करते हैं इसको, कंप्लीट सोल्यूशन = CF + PI, ठीक है। जब आपकी x यहाँ पे 0 होगा, राइट हैंड साइड में इक्वल टू में, इक्वेशन होमोजीनियस हो जाती है जब = 0 होता है। होमोजीनियस होगा तो आपका PI क्या होगा, वो PI आपका हो जाएगा 0। तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा सिर्फ CS = CF। किस केस में, जब आपकी इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस, ठीक है। अगर आपकी इक्वेशन क्या हो जाए, नॉन होमोजीनियस हो जाए, नॉन होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे कुछ x की वैल्यू हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस होगी तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा CS = CF + PI, ठीक है, ये हो जाएगा। हम अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ CS कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, मतलब आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन होगी, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके इसका CF फाइंड करना होगा। आगे जैसे जैसे जाएंगे हम इस PI को फाइंड करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स आएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाएगी उसको आप सोल्व करते हैं, और करते कैसे हैं वो मैं बताता हूँ, देखो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी dy² - 4dy/dx + 4y = 0, मान लो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का क्या है, आपने देख लिया कि राइट हैंड साइड 0 है, ठीक है, इक्वेशन लीनियर है, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, बिल्कुल ठीक है। हमें पता लग गया कि होमोजीनियस है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ CF हो जाएगा, ठीक है। और CF फाइंड कैसे करते हो मैं बताऊंगा। ये लीनियर है, बिल्कुल ठीक है, ये तो हम मेथड सोल्व कर सकते हो जो बताऊंगा। तो कैसे करना है कि आपको सबसे पहले इसको क्या करना होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना होगा। अब आप कहोगे सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, ठीक है, देखने में टफ लग सकता है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे, एक बार समझा रहा हूँ तो समझ लो, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है, इसमें हम d/dx को पुट कर देते हैं किसके, d के इक्वल, कैपिटल D, ठीक है। तो d²/dx² किसके इक्वल हो जाएगा आपका, d² के आइडेंटिकल इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो d³/dx³ किसके इक्वल हो जाएगा, d³ के, ठीक है, मतलब 1 टाइम डेरिवेटिव d, 2 टाइम d², 3 टाइम d³, ठीक है। तो जब मेरी ये इक्वेशन दी हुई है, अगर मुझे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे डबल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, d मतलब ये जो भी है इस पे d²/dx² है मेरा, ठीक है ना, ये यही जो है डबल डेरिवेटिव ही तो हो रहा है ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी d, ठीक है, स्क्वायर, और d/dx की वैल्यू क्या होगी मेरी, अब हमें पता है कि होगी d, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा, कैसे लिख दूंगा मैं, d² ये y - 4 d/dx की जगह d, इसकी जगह y + 4y = 0। तो ये क्या हो जाएगी मेरी यहाँ से यहाँ तक इसकी सिंबॉलिक फॉर्म,
ठीक है। इस सिंबॉलिक फॉर्म की हेल्प से हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड करते हैं इसके रूट्स, ठीक है। और उस रूट्स से ही डिपेंड करता है मेरा इसका क्या, CF। अब देखो कैसे डिपेंड करता है वो, कि ये मेरी क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। इस सिंबॉलिक फॉर्म हमने इसको पुट करा है एक डी सिंबल के इक्वल, ठीक है। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं और इसी से हम फाइंड करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या फाइंड करते हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है आपकी, कि जो ये दिया हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, d² y माइनस dy, ठीक है। यहाँ से ये y मैंने क्या करा, सारों में से कॉमन ले लिया, 4d प्लस 4y इक्वल टू 0। ये अभी भी हमारी एक सिंबॉलिक फॉर्म ही है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये क्या बन जाएगी मेरी, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें, d में। ये जो मेरी इक्वेशन आई इस y को हटाने के बाद, ये इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। इस सिंबॉलिक फॉर्म के हम रूट्स फाइंड करते हैं। इस रूट्स फाइंड करने के बाद हम इसका जो सॉल्यूशन आता है, ठीक है, वो कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ, उसको हम बोलते हैं CF, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं अब आप वो देख लीजिए, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया कि ये होती है हमारी सिंबॉलिक फॉर्म, ये होगी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, डिपेंड करेगी आपकी इसकी इस पे कि कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो आप देखिए अब ये कैसे करते हैं हम, इसके मान लो यही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, या मान लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है आपके पास, ठीक है। 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, 4 की, 5 की, 6 की, कितनी ही मर्जी हो, ठीक है। तो केस 1 में क्या करते हैं हम, कि मान लो आपके जो रूट्स आए, ठीक है, आपने उस जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, आपने उसको सोल्व किया, मैं क्वाड्रेटिक ही लेके चल रहा हूँ। क्वाड्रेटिक के रूट्स जो आपके आए वो आ गया एक m1 और सेकंड आ गया आपका एक m2, ठीक है। ये क्या है, आपके दोनों रियल है रूट्स, और क्या है, डिस्टिंक्ट भी है। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है दोनों, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो जो आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, वो रूट्स आने के बाद वो सॉल्यूशन हम लिखते हैं y इक्वल टू C1, ये कांस्टेंट है, e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x, ठीक है। अगर आपकी क्यूबिक इक्वेशन होगी तो 3 रूट आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, मान लो n की है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 3 होंगे तो C3 e टू द पावर m3x प्लस C4 e टू द पावर m4x। जितने रूट होंगे आप उतने आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हम इसका लिखते हैं जनरल सोल्यूशन। मान लो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करी, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसके रूट्स आ गए, एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो वहां से हमारी क्या आ गई, डी की वैल्यू आएगी ना, उस डी की वैल्यू जो आई वो मेरी मान लो यहाँ से आ गई 2 और एक आ गई मेरी 3, ठीक है। इसलिए मेरे क्या आ गया, उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आ गए। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट्स आने के बाद हम कैसे लिखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, जो मतलब हमारा CF है। अभी CF को हम लिखते हैं, क्या होगा हमारा, C1 e टू द पावर 2x मतलब m1 प्लस C2 e टू द पावर 3x, ये क्या हो गया हमारा CF। तो ऐसे हम लिखते हैं CF, ठीक है। केस 2 में क्या करते हैं हम, मान लो कि जो आपके रूट्स आए m1 m2, ये जो रूट्स आए आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो आपकी 2 डिग्री की है, 2 लेके चल रहा हूँ, ये क्या आ गया आपके इक्वल, तो अब क्या करते हैं हम, इसका जो CF होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ से y इक्वल टू C1 e टू द पावर ये m1x प्लस x C2 e टू द पावर m2x। रूट रिपीट हुए, इक्वल रियल है, इक्वल है, रियल और इक्वल रूट्स आ गए हमारे। तो क्या होगा, यहाँ पे ये x लग जाएगा, इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं C1 प्लस x C2 इक्वल टू e टू द पावर m1 लिख लो या m2x, जो मर्जी लिख लो, आपकी मर्जी, क्योंकि रूट्स तो इक्वल ही है। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अगर मैं अभी दोनों केस को कंबाइन कर दूं, ठीक है, मान लीजिए आपके दो रूट तो इक्वल आ गए, m1 मान लो आपके m1 m2 m3 डिस्टिंक्ट है और आपका m4 इक्वल टू m5 रूट्स है, ठीक है। मतलब आपके जो रूट्स है वो टोटल 5 है, ठीक है। ये m2 है, ये m3 है, तो m1 m2 m3 और m4 m6, ये आपके पास कितने आ गए टोटल, 5 रूट्स। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 5 था, ऑक्सिलरी इक्वेशन की 5 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जिसके ये रूट्स आ गए। अब इसका जो CF हम लिखेंगे, वो लिखने का मेथड क्या है, ये तो क्या है, रियल डिस्टिंक्ट, इनके लिए वही रूल जो हमें पता है। तो y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x। इतना हो गया। अब इक्वल के लिए क्या करते हैं हम, वही C4 प्लस x C5,
यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा e⁴x। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे, तो हमारे उसके लिए क्या बनेंगे, ये केसेस पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो आगे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो इसकी मैं वैल्यू ले लूँ कुछ m1 m2 m3 m4 m5 की, अगर मैं कोई वैल्यू लूँ, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। मान लो जो रूट्स आए आपके वो आगे 2 3 4 और 5 और ये भी 5, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, y = c1 e⁴2x प्लस c2 e⁴3x प्लस c3 e⁴4x m1 m2 m3 m1x m2x m3x, ठीक है। और अब क्या हमारे दोनों रियल है और सेम है, ठीक है, इक्वल है। तो क्या लिखते हैं हम, c4 प्लस x c5, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की e⁵5x की। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, वहां से आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी। उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, मान लीजिए ये रूट्स आए, तो उसका जो सोल्यूशन आएगा वो ये, इसको हम बोलते हैं CF, ठीक है। अगर इक्वेशन होमोजीनियस होगी तो कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल ही होगा। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CS मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन और PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इतना पढ़ लिया, ठीक है। तो अगला केस क्या आता है हमारा इसी में, कि जब आपके रूट्स जो हों वो हो जाए अब इमेजनरी, ठीक है। आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई, अगर 2 डिग्री के 2 रूट आएंगे और अगर इमेजनरी आए, मतलब आपको पता है कि जब आपके पास रियल कोफिशिएंट्स होंगे किसी भी डिफरेंशियल जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो जो रूट्स आते हैं वो कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो कैसे आते हैं वो, कॉन्जुगेट्स में, मतलब एक प्लस तो एक माइनस का। तो अगर एक आपका अल्फा प्लस बीटा आइटा बीटा है तो सेकंड क्या हो जाएगा, माइनस। मान लो आपके 2 रूट आ गए, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा, कैसे लिखते हैं हम इसको, y = e⁴x cos c1 cos βx प्लस c2 sin βx। ये आपका हो जाता है इसके लिए सोल्यूशन, ठीक है। जब आपके रूट्स क्या हो, इमेजनरी हो और इसके लिए हो ऐसे, दोनों डिस्टिंक्ट ही है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, y = c1 cos βx प्लस c2 sin βx, ठीक है। अब इसी में क्या केस आता है, जैसे उसमें क्या आया था कि जब रूट्स इक्वल हो गए थे, ठीक है। मान लो आपकी क्या होगी, 4 डिग्री इक्वेशन है, आपके रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। कैसे, एक रूट तो आपका है ये अल्फा प्लस आइटा बीटा तो आएगा। अब जो 2 रूट और आए ना, वो क्या आ गए आपके, दोबारा यही आ गए, अल्फा प्लस आइटा बीटा टाइप। मतलब ये हम बात करें 4 रूट्स है, अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा माइनस आइटा बीटा और अल्फा माइनस आइटा बीटा। तो इस केस में क्या बनेगी, जैसे वहां बनते थे हम, इसमें सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y = e⁴x c1 प्लस x c2, क्या हो जाएगा, x c2, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos βx प्लस c3 प्लस x c4, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका sin βx। तो इस तरह से जब आपके रूट्स इमेजिनरी होंगे तब हम करते हैं इस तरह से काम, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल देखो, मान लो रूट जो आया आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के, आपके ये आ गए 2 प्लस आइटा 3 और यहाँ से जो सेकंड रूट आया वो आ गया, क्योंकि कॉन्जुगेट में आएंगे, कॉम्प्लेक्स है तो मतलब 2 + 3 आइटा लिख लो, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। तो इस तरह से आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये जो रूट्स आए, अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, मैंने बताया कि जब होगा तो y = e⁴α, अल्फा की वैल्यू क्या है 2, तो 2x c1 cos βx, बीटा की वैल्यू 3 तो 3x प्लस c2 sin βx मतलब 3x। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वहां पे CF हो जाएगी। तो ये होगी आपके CF की वैल्यू जब आपके रूट्स होंगे कौन से, इमेजनरी। अब इसी में मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो आपके रूट्स आ गए 2 प्लस माइनस 3 आइटा और यहाँ से आ गया 3, तो यहाँ पे आप कर लो 4 प्लस माइनस 5 आइटा। अब क्या ये डिस्टिंक्ट है, चारों रूट आए और चारों अलग अलग आए। तो इस केस में क्या बनेगा आपका सोल्यूशन, पहले आप इसके लिए लिखोगे फिर आप इसके लिए लिखोगे। कैसे, कैसे लिखते हैं हम, देखो इसको रब कर लेता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ इसका, देखो y = e⁴, पहले इसके लिए 2x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, ये हो गया आपका इसके लिए। अब उसके लिए कैसे लिखोगे, इसी में ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस, नीचे लिख रहा हूँ मैं प्लस, इसके बाद क्या आएगा
ई टू द पावर 4x, ये अल्फा 2 हो जाएगा आपका जो भी, C3 cos 5x प्लस C4 sin 5x। तो इस तरह से आप इसका क्या लिखते हो, सॉल्यूशन लिखते हो। ठीक है, अगर मैं इसी में चेंज कर दूं, मान लो जी आपके रूट्स आए 2 + -3 आइटा और यहाँ भी क्या आ गया आपका ये 2 + -3 आइटा ही आ गया। अब क्या हो गए, आपके सेम रूट हो गए, मतलब दो रूट जो आए वो आपके सेम आ गए। तो आपका जो लिखने का पैटर्न होगा वो होगा आपका ये वाला। कैसे लिखोगे, y = e⁻² 2x C1 + C2x। ठीक है, साइन वैल्यू क्या आपके आइटा के बाद 3 कोस आएगा यहाँ, कोस कुछ भी लिख लो, अगर प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो सकता है, साइन भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी, प्लस C3 + XC4, यहाँ पे क्या आ जाए आपका sin 3x। तो ऐसे हो क्या होगा, आपका सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब आपको रियल के लिए पता लग गया, इमेजनरी के लिए तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है। हम एक आधा एग्जांपल देख लेता हूँ, एक आपको रियल के लिए और इमेजनरी के लिए बता देता हूँ कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो आगे देखिए, तो चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। देखिए एग्जांपल, आप अब नोटिस करिए सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसी। आपने देखा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आपकी लीनियर है, डिग्री 1, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रोडक्ट भी नहीं है, उनकी डिग्री 1 है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लीनियर। कोफिशिएंट्स क्या है आपके 2 - 7 7 - 2 कैसे है, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री और यहाँ पे भी कांस्टेंट। ठीक है, ये दो एग्जांपल करवाते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले इसको चेंज करना है आपने सिंबॉलिक फॉर्म में, वहां से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी, उसके हमने क्या फाइंड करना है, रूट। तो स्टेप वाइज चलेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 d³ है, तो मतलब यहाँ पे मतलब 3 टाइम डेरिवेटिव d³ y - 7 d² y प्लस 7d - 2y, यहाँ पे क्या आ जाएगा y = 0। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सिंबॉलिक फॉर्म। इसी को आप किस में चेंज कर लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, यहाँ से 2d³ - 7d² प्लस 7d - 2 = 0। ये आ गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैसी है, क्यूबिक। तो आपको इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं, तो आपको क्यूबिक के रूट फाइंड करने आने चाहिए। ठीक है, या तो आपको डायरेक्ट पता हो कि कुछ बन रही है, ठीक है, इक्वेशन, नहीं तो आपको पता होगी सिंथेटिक डिवीजन से हम फाइंड कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, आप एक बार डी की वैल्यू लेके देख लीजिए, 1 1 -1 2 -2, आपको मोस्टली वही रूट मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने 1 लिया तो 1 डी पुट करने के बाद क्या आया, 2 - 7 प्लस 7 -2, ये क्या हो गया, 0। इसका मतलब इसका एक रूट क्या है, 1, तो इसका एक रूट है ही। ठीक है, तो जब 1 एक रूट मिल गया तो मैं सिंथेटिक डिवीजन से इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, आई होप आपको आता ही होगा कि 2 - 7 7 -2, एक रूट आपको पता लग गया 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, देख लीजिए, एक रूट जब पता लग जाए 1 इसका रूट है, तो फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद इसको करते हैं 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ लिखते हैं 2, इनको सब्ट्रैक्ट करके आएगा -5 सोल्व करके, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ -5, इसको सोल्व करके आएगा 2, फिर इसको सोल्व करेंगे यहाँ आएगा 2, ये हो जाएगा 0। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही किया है। ठीक है, तो जो आपकी यहाँ से अब क्या मिलेगी, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसका 1 एक रूट है उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 2d² - 5d प्लस 2 = 0। तो यहाँ से क्या मिल गई, आपको एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो आप इस क्यूबिक इक्वेशन को आपने चेंज कर लिया d - 1 में, क्योंकि 1 इसका एक रूट है तो d - 1 एक फैक्टर होगा। ठीक है, d - 1 2d² - 5d प्लस 2 = 0 में। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास रूट आ जाएगा। इसको कैसे सोल्व करोगे आप, 2d², या तो आप उसको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के मेथड सोल्व कर लीजिए, -b प्लस -b² - 4ac / 2 ऐसे। ठीक है, या आपको इसको ब्रेक करना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 × 2 4 आना चाहिए। आप लिख लीजिए 4 × 1 = 4 होगा, -d प्लस 2 = 0। ठीक है, इसको करोगे आप क्या आ जाएगा, 2d कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ d माइनस, यहाँ से क्या बच जाएगा 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, आपका बच जाएगा d - 2। इसको क्या लिख दोगे आप, 2d - 1, यहाँ पे d - 2 और यहाँ पे आपका d - 1 एक साथ है। तो आपके ये 3 क्या आ गई है ऐसे। तो इसके रूट्स क्या आए, d = 1 1/2 और 2, आपको 3 रूट्स मिल गए। रूट्स कैसे आपके, डिस्टिंक्ट। कैसे आपका इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, आपको जो CF मिलेगा वो क्या मिलेगा, CF = y = C1
ई टू द पावर m1 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स मतलब x प्लस C2 ई टू द पावर, पहले किसी को भी m1 m2 m3 मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं 2x भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C1 ई टू द पावर, अब इसको m2 मान लो चाहे इसको मान लो, चाहे 2 को m2 मान लो, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस C3 ई टू द पावर m3 1/2, तो कितना हो जाएगा x/2। तो ये आपका क्या आ गया, CF आ गया इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाते हैं, तीनों रूट्स क्या आ जाते हैं आपके 1 1 और 1। अब क्या होता है इसका CF, इसका CF चेंज होकर क्या होता है y इक्वल टू C1 प्लस x C2, 2 के लिए मैंने आपको बता दिया था। अब अगर रूट 3 बार रिपीट हो रहे हो, 4 बार हो रहे हो, 5 बार हो, तो हम क्या करते हैं, उतनी x की पावर इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे 3 बार आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² C3, अगर ये 4 बार हो जाए तो आ जाएगा प्लस x³ C4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बार e टू द पावर सिर्फ x, क्योंकि m1 की वैल्यू 1 है। यहाँ पे अगर 2 कर दो आप चारों, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर ये 3 बार आएंगे तो ये हट जाएगा, 3 कांस्टेंट, 4-5 बार आएंगे तो x की पावर 4 और लग जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रियल वाला एग्जाम्पल। ठीक है, इसके लिए अब हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, जो मैंने ऊपर लिख रखा है यही वाला। ठीक है, इसको क्या सोल्व करेंगे, आपको ये दे रखी है आपको, अब आप चेक कर लीजिए दोबारा कि लीनियर है या नहीं। हम पता लग रहा है कि लीनियर है। ठीक है, देख लीजिए लीनियर भी है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी है। ठीक है, और क्या है, x की वैल्यू क्या है 0, तो है क्या होमोजेनियस। तो इसको क्या है सोल्व करते हैं, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बना लीजिए। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी इसकी, ऑक्सिलरी d², मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूँ d²y प्लस 9y इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी हमें यहाँ से, d² प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या आएंगे आपके, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आइटा, ये इसके रूट्स आ गए। ठीक है, तो किस फॉर्म के आ गए हमारे, इमेजिनरी। क्या आया 0 प्लस माइनस 3 आइटा टाइप आए। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और बीटा की वैल्यू क्या है 3। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, y इक्वल टू मतलब CF क्या हो जाएगा e टू द पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 0, तो 0x C1 कोस बीटा 3x प्लस C2 साइन 3x। तो ये आपका क्या आ गया, CF आ गया। e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो इसकी वैल्यू 1, सिर्फ क्या बचेगा C1 कोस 3x प्लस C2 साइन 3x। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या लिखते हैं, ये इसका क्या है CF। तो अगर आपके पास रियल रूट्स आएंगे तो वैसे सोल्व करेंगे, इमेजिनरी आएंगे तो वैसे। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे, अगर होमोजीनियस हो कुछ भी फीडबैक, आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे 0 ना होकर कुछ वैल्यू दी होगी। उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो क्या सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके वो मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके ब्रीफ ही करवाऊंगा ताकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व हो जाए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि कैसे साथ साथ एग्जाम्पल करवाता रहूँगा। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जो मर्जी करना। जो नहीं समझ आए वो पूछ सकते हैं आप कमेंट में। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।